गुड मॉर्निंग। आज अपन लास्ट क्लास में अपन ने न्यूरॉन की संरचना के बारे में पढ़ा था, तंत्रिका तंत्र की कार्य की पढ़ी थी। ठीक है, आज अपन शुरू करते हैं नई हेडिंग अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि किस प्रकार से कार्य करती है, इसकी बात करेंगे। देखिए अब देखिए कि भाई अपनी हेडिंग है आज की अंतःस्रावी तंत्र। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले से देखिए, अंतःस्रावी तंत्र या इंग्लिश में कहा जाता है इसे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने नॉलेज के लिए भी है और अपने शरीर की संरचना अभी जो पढ़ा सभी अपने शरीर के बारे में था। ये देखिए इंटरेस्टिंग चैप्टर और भी वो ये भी इंटरेस्टिंग है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम अपने चैप्टर का लास्ट पोर्शन है। ये 2 क्लास का रहेगा, 2 क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे अपन एंडोक्राइन सिस्टम को। देखिए शुरुआत करते हैं कि भाई अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र से मिलकर शरीर के कोशिकाओं क्रियाओं में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। कि भाई अंतःस्रावी तो आपके क्या है कि अंतःस्रावी तंत्र क्या है, एक ऐसा तंत्र है। ये तंत्र जो है आपके अंतःस्रावी तंत्र ये आपके तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। समन्वय मतलब तालमेल बिठाता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल बनाए रखता है। भाई अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता और अंतःस्रावी प्लस तो दोनों मिले जुले रूप से कि भाई अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की क्रियाओं जो भी क्रियाएं होती है, बहुत से हार्मोनल चेंज होते हैं, उनमें क्या करता है, समन्वय मतलब एक नियंत्रण स्थापित करता है। कौन? अंतःस्रावी तंत्र। अब देखिए बात करते हैं कि भाई तंत्रिका तंत्र संपूर्ण कोशिकीय क्रियाओं को लंबी अवधि तक क्या कर सकता है, नियंत्रित नहीं कर सकता है। अभी मैंने ये बात बोली कि भाई तंत्रिका तंत्र जो है लंबे समय तक अकेला सभी क्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो इन क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, अंतःस्रावी तंत्र की जरूरत पड़ती है। और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित क्या कहलाते हैं पदार्थ, हार्मोन की आवश्यकता होती है। कि भाई अंतःस्रावी तंत्र से स्रावित पदार्थ क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। इन हार्मोन की सहायता से क्या होता है, शरीर पर समन्वय बनाए रखा जाता है। तो अकेला तंत्रिका तंत्र नहीं बना सकता, तो आपके अंतःस्रावी तंत्र है ये क्या करता है, समन्वय बनाए रखने की कोशिश करता है। इसके आगे देखिए बात करते हैं कि भाई अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है। कि भाई अंतःस्रावी तंत्र में कौन कार्य करता है, तो अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी तंत्र जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है। कि भाई अंतःस्रावी तंत्र में कार्य कौन करता है, तो अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है। और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं ये कैसी ग्रंथियां हैं, ये आपके अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं इन्हें क्या कहा जाता है, नलिका विहीन। क्या कहा जाता है, नलिका विहीन। ये इंग्लिश में कहा जाता है डक्टलेस। नलिका विहीन या डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्या कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या अदर नाम क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ऑब्लिक लगा के, नलिका विहीन या डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। और ये अपने उत्पाद जो हार्मोन होते हैं इसको क्या करते हैं, सीधे रक्त में प्रवाहित करते हैं। भाई इन्हें नलिका विहीन क्यों कहते हैं, इनमें नलिका नहीं होती है, तो ये अपने इनका स्त्राव जिसे अपन क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, इनका स्त्राव सीधे रक्त में क्या किया जाता है, स्त्रावित किया जाता है। समझने की बात क्या है
कि वह अंत्यस्रावी ग्रंथियाँ होती है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती ग्रंथ आपके, तो ये अपना रस जो है स्त्रावण है उसे क्या, जैसे अपन हार्मोन कहते हैं, ये सीधे क्या करती है रक्त में मिला देती है और रक्त के माध्यम से शरीर के जिस अंगों इसकी आवश्यकता होती है वहाँ पे ये हार्मोन पहुँच जाते हैं और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अब आगे बात करते देखिए कि भाई हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ भी पाई जाती है जो अंत्यस्रावी होने के साथ साथ क्या है बहिस्रावी भी होती है। तो अपने शरीर में एक भाई अंत्यस्रावी जिन्हें नलिका की आवश्यकता नहीं, बहिस्रावी जिन्हें अपने स्त्राव के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नलिकाओं के माध्यम से अपने स्त्राव को छोड़ती है, जैसे आपके श्वेत ग्रंथि, पसीने को छोड़ने वाली लाल ग्रंथि, पाचक रस वाली जितनी भी है सब किस में आती है, बहिस्रावी। तो अपने शरीर में एक ग्रंथि ऐसी भी है, ठीक है, जो क्या कार्य करती है आपके अंत्यस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है। तो उसका नाम क्या है कि अग्नाशय ग्रंथि अंत्यस्रावी व बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है। अंत्यस्रावी बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है कि इंसुलिन तथा ग्लूकोकॉन होते हैं ये बहिस्रावी के अंत्यस्रावी ग्रंथि के रूप में। तो इंसुलिन काम करता है किसके द्वारा, दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, एक तो किया जाता है इंसुलिन जिसकी कमी से आपके ये रोग हो जाता है शुगर जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है, और एक हार्मोन स्रावित किया जाता है ग्लूकागोन या ग्लूकागोन एक ही बात देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन का रिपोर्ट करता है ग्लूकागोन आएगा, क्या नाम आएगा सही प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग, किताब के अकॉर्डिंग नहीं जाए, ग्लूकागोन। तो ये ग्लूकागोन जो होता है या गुलकेगोन भी कहते हैं, इसे आपकी किताब के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ, ग्लूकेगोन कहा जाता है। अब इसमें से इंसुलिन जो है ये तो क्या करता है आपके अंत्यस्रावी की तरह कार्य करता है, अंत्यस्रावी के रूप में, और ये जो ग्लूकेगोन है ये क्या करता है, बहिस्रावी की तरह कार्य करता है। देखिए समझिए क्या काम है, तो पॉइंट आ गया। और इनसे क्या होते हैं, पाचक रस स्रावित किए जाते हैं। और अग्नाशय के अलावा और कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंत्यस्रावी बहिस्रावी का कार्य करती है, तो अग्नाशय के अलावा देखिए ये बात कर लिख लूंगा, और एग्जाम में क्वेश्चन देखो आज से कॉमन हो गया, जैसे पूछा ना ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित मतलब अंत्यस्रावी का भी कार्य करे और बहिस्रावी। अंत्यस्रावी का मतलब जिनमें अपने स्राव को सीधा रक्त में छोड़ते हैं, नलिका नहीं पाई जाती। बहिस्रावी का मतलब हो गया जो अपने स्राव को नलिकाओं की सहायता से छोड़ती है। तो ऐसी ग्रंथि जो अंत्यस्रावी बहिस्रावी की तरह कार्य करती है अग्नाशय, इसे क्या कह सकते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ये नहीं पूछा जाता मिश्रित ग्रंथि किसे, तो इसमें पूछा था अग्नाशय ग्रंथि जो है इस ग्रंथि में कौन सा हार्मोन जो है वो अंत्यस्रावी की तरह कार्य करता है और कौन सा हार्मोन बहिस्रावी की तरह कार्य करता है। आजकल क्वेश्चन ये बनता है, सबको पता है मिश्रित ग्रंथि है, तो इसमें ध्यान रखना इंसुलिन जो है अंत्यस्रावी और जो आपकी ग्लूकागोन जो है वो क्या करती है, बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो ये हो गई जानकारी अंत्यस्रावी के बारे में। अब देखिए एक और पॉइंट कि भाई अग्नाशय ग्रंथि के अलावा अपने शरीर में ऐसी कौन सी और ग्रंथियाँ हैं जो आपके अंत्यस्रावी की तरह भी कार्य करती है और बहिस्रावी की तरह भी कार्य करती है, अपन कह सकते हैं मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करती है। तो देखिए उनकी बात करते हैं, दो और है, इसके आगे देखिए बात। देखिए ऐसे लिख देता हूँ मिश्रित ग्रंथि, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि समझ गए ना आप, पोस्ट में लिख देता हूँ अंत्यस्रावी व बहिस्रावी दोनों की तरह। तो एक तो अग्नाशय है, दूसरी आपके है, एक है वर्षण और दूसरा अंडाशय। तो ये वर्षण व अंडाशय जो है, वर्षण व अंडाशय ये दोनों भी क्या है आपके मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका भी। इसके आगे बात करते हैं, देखिए आप कि अंत्यस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करने के अलावा, ठीक है, कि भाई अंत्यस्रावित ग्रंथियाँ जो होती है वो हार्मोन के स्रावन के अलावा इन्हें संग्रहित भी करती है और निर्मुक्त भी करती है। कि भाई अंत्यस्रावी जो ग्रंथि है, अंत्यस्रावी जो ग्रंथि है ये हार्मोन का क्या करती है,
स्त्रवण भी करती है, मतलब हार्मोन को छोड़ती भी है, ठीक है। हार्मोन का देखो स्त्रवण भी करती है, इसके अलावा ये संग्रहित भी करती है, संग्रहित भी करेगी। वह क्या करती है, निर्मुक्त करने का, निकालने का भी कार्य करती है, निर्मुक्त करने का भी कार्य करती है। तो इसके तीनों कार्यों के स्त्रवण का भी है, संग्रहण का भी है, और निर्मुक्त करने का भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में बात करें कि मानव शरीर में उपस्थित विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं कि वे कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो अपने शरीर में अंतःस्रावी की तरह कार्य करती है, उनकी बात करते हैं। देखिए मैं सबके नाम लिख रहा हूँ एक एक करके, और कहाँ कहाँ पाए उनकी भी बात करेंगे। देखो हाइपोथैलेमस, इसके अलावा हाइपोथैलेमस के अलावा आपके पीयूष ग्रंथि, ये सभी जो नाम लिख रहा हूँ ये सभी के आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। पीनियल ग्रंथि, इसके अलावा आपके थायराइड ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, ग्रंथि सबके पीछे लगाना है, कंपलसरी समझ लीजिए एक प्रकार से। इसके अलावा अधिवृक्क ग्रंथि के थायराइड और पैराथायराइड होगी। इसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर, अधिवृक्क ग्रंथि। इसके अलावा अधिवृक्क ग्रंथि के अलावा आपकी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि के अलावा थाइमस, थाइमस के अलावा आपके वर्षण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, आपके ये ग्रंथियाँ हो गई। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है देख लीजिए आप, इसकी बात कर लेते हैं कि भाई हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, ये तीनों क्या पाई जाती है आपके मस्तिष्क में, ये तीनों का मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। और थायराइड और पैराथायराइड आपके गले में, ठीक है, गले के अंदर पाई जाती है आपके। और अधिवृक्क ग्रंथि और आपके ये थाइमस पाई जाती है चेस्ट के पास, ठीक है, हृदय के पास पाई जाती है, आपके श्वास नली के पास में, ठीक है, कि भाई हृदय के पास जो श्वास नली होती है यहाँ पे थाइमस पाई जाती है। और अधिवृक्क जो ग्रंथि है वो आपके क्या पाई जाती है, वृक्क के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। तो अधिवृक्क और अग्नाशय आपके क्या होती है, वृक्क के पास पाई जाती है, वृक्क के पास। और वर्षण अंडाशय तो आपको पता ही है, किसका डायग्राम आपने कल पढ़ाया था, ठीक है, कहाँ स्थिति होती है इनकी। वर्षण जो वर्षण कोशों से क्या होते हैं, उदर के बाहर, उदर के बाहर, और अंडाशय जो होते हैं आपके उदर में, ठीक है। कुछ ये स्थितियाँ होगी इनके अलावा। तो ये ग्रंथियाँ हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाइपोथैलेमस, पीयूष 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 9 ग्रंथियों, 10 ग्रंथियों की बात करेंगे। इनके द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ये ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, क्या कार्य कर सबकी बात करेंगे। आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम दे रखा है मानव का अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें एक मेल फीमेल का डायग्राम बना रखा है और उसमें ग्रंथियों को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो सिंपल सा डायग्राम एग्जाम एक बार आ रखा है, तो आप इसको देख लीजिए, बना लेना जरूर, एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और पूछ भी सकते हैं। ये तो ग्रंथियाँ हो गई भी अपने शरीर में। अपने शरीर में ग्रंथियों के अलावा ऐसे कौन से अंग हैं जो भी हार्मोन का स्रावन करते हैं। तो अब अंगों की बात हो रही, तो अंग जो क्या कार्य करते हैं, हार्मोन का स्रावन करते हैं। अंग क्या करते हैं, हार्मोन का स्रावन। अपने शरीर में से कौन कौन से अंग जो हार्मोन का स्रावन करते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो इसमें एक नंबर आता है आपके यकृत है। तो भाई यकृत एक आपके अंग है जो क्या कार्य करता है, हार्मोन का स्रावन करता है। यकृत के अलावा आपके हृदय है, वृक्क है, वृक्क, हृदय, ठीक है, ये भी एक ऐसे हैं जो आपके क्या करते हैं, हार्मोन का स्रावन करते हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे कि भाई अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसमें हाइपोथैलेमस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि भाई हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्रंथि है जो सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, सभी अवयवों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो और हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में से सूचना एकत्रित कर इस सूचना को विभिन्न स्तरों में तंत्रिकाओं तक पीयूष ग्रंथि तक पहुँचाता है। वह हाइपोथैलेमस सबसे पहले क्या करता है, नियंत्रण करता है। जितनी भी मस्तिष्क में आवेग सूचनाएं उनको किस तक पहुंचाता है, पीयूष तक पहुंचाता है। और पीयूष ग्रंथि जो इन सूचनाओं को क्या करती है, आधार पर जो है पीयूष ग्रंथि इस सूचनाओं के आधार पर अपने विभिन्न स्रावणों की सहायता से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर को क्या करती है, नियंत्रित करती है। कहने का मतलब क्या हुआ
पीयूष ग्रंथि के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रवण किया जाता है। और ये स्रावित हार्मोन जो होते हैं मानव में अनेक, कि भाई हार्मोन का क्या कार्य है, मानव में क्या कार्य करते हैं, इनकी बात करते देखिए। जब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, अभी जो मैंने बात बोली वो समझा देता हूँ। अब देखिए अपने क्या बात की थी कि भाई हाइपोथैलेमस है, ये ग्रंथि क्या कार्य है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है आपके, इस ग्रंथि का क्या कार्य है कि भाई हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये क्या कार्य करती है। देखिए कि भाई हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है आपके वो क्या करती है, अंतःस्रावी द्वारा स्रावित अंतःस्रावी द्वारा स्रावित जितने भी हार्मोन है सबको नियंत्रित कौन करती है, हाइपोथैलेमस करती है। अंतःस्रावी द्वारा स्रावित जितने भी हार्मोन्स है उनको सबको क्या करती है, अंतःस्रावी द्वारा स्रावित सभी हार्मोनों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, एक तो बात ये होगी। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से क्या करती है, सूचना एकत्रित करती है और विभिन्न स्त्रावों तथा तंत्रिकाओं द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती है। क्या भाई ये क्या करेगी, मस्तिष्क से सूचनाओं को क्या करती है आपके, कि मस्तिष्क से सूचनाओं को क्या करती है, विभिन्न क्षेत्रों के मस्तिष्क से जो सूचनाओं को क्या करती है, विभिन्न क्षेत्रों के मस्तिष्क से विभिन्न क्षेत्रों से के मस्तिष्क से, एक मिनट इसको वापस देखिए, थोड़ा सा कंटेंट गलत हो गया, कि मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से सूचनाओं को एकत्रित कर इन सूचनाओं को विभिन्न स्त्रावों तथा तंत्रिकाओं द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती है। कि भाई इसका कार्य क्या है हाइपोथैलेमस का, कि जो अंतःस्रावी द्वारा स्रावित जितने भी हार्मोन हैं इन सब पे नियंत्रण रखती है और मस्तिष्क के विभिन्न जो क्षेत्रों से सूचनाएं एकत्रित होती है, जितने भी स्राव है तंत्रिकाओं द्वारा, ठीक है, इन सभी को कहाँ भेजती है, हाइपोथैलेमस किसके पास भेजती है, पीयूष ग्रंथि। तो सबसे जो टॉप का कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस सूचनाओं को किसको भेज देता है, पीयूष ग्रंथि को। अब पीयूष ग्रंथि क्या कार्य करती है, कि भाई पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि इसका कार्य देखिए आप, कि भाई पीयूष ग्रंथि क्या करती है, सूचनाओं के आधार पर क्या करती है, विभिन्न स्त्रवणों की सहायता से क्या करती है, विभिन्न स्त्रवण जो होते हैं उनको प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष के विभिन्न स्त्रवणों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है, कि भी पीयूष ग्रंथि क्या कार्य करती है, जितनी भी सूचनाएं आती है इसके पास, जितने भी स्त्राव होते हैं उनको प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, क्रियाओं को नियंत्रित करती है। और पीयूष ग्रंथि के निर्देशानुसार ही भिन्न भिन्न हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित हार्मोन का स्त्रवण करती है। कि जो ये ग्रंथियां हैं, विभिन्न ग्रंथियां हैं, या अपन कैसे विभिन्न या अन्य ग्रंथियां जो है, विभिन्न या अन्य ग्रंथियां हैं,
विभिन्न या अन्य ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि, ये ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न हार्मोन का स्त्रवण करती है, भिन्न भिन्न हार्मोनों का स्त्रावण करती है। क्या बात हुई कि भाई आपके ये जो ग्रंथियां हैं विभिन्न या अन्य ग्रंथियां, ये ग्रंथियां जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, बाकी जो ग्रंथियां हैं भाई 10 ग्रंथियां मैंने आपको कहा था पढ़ेंगे तो 2 ग्रंथियां काम आ रही, इनके अलावा 8 जो ग्रंथियां बची हुई है, इन ग्रंथियों के जो भी हार्मोन स्रावित होंगे, कब कौन सा हार्मोन होता है स्रावित होगा, ये सब किसके निर्धारण के अनुसार होगा, पीयूष ग्रंथि के अकॉर्डिंग होगा। पीयूष ग्रंथि जब कहेगी तब इनका स्त्रवण होगा। और ये स्रावित हार्मोन मानव शरीर में अनेक कार्य करते हैं कि भाई हार्मोन क्या कार्य करते हैं। देखिए हार्मोन के कार्य, तो हार्मोन अपने शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं। देखिए ये आपकी वर्दी, उपापचय, क्रियाओं, उपापचय क्रिया मतलब जीने के लिए जितनी भी क्रिया करते हैं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि को क्या करती है, संपादित करती है, कंप्लीट करती है, वह इनको क्या करती है, नियंत्रित करती है, वे कंट्रोल करती है और नियंत्रण भी करती है। और हार्मोन जो है वो लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। कि भाई हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन ये लक्ष्य ऊतकों कि भाई अपने पढ़ा हार्मोन जो है इसका कार्य है वर्दी, उपापचय क्रियाएं आदि संपादित व नियंत्रित करना। उसके बाद पढ़ा हार्मोन जो है आपके लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित, लक्ष्य ऊतक मतलब हो गया जिस पर ये स्रावित होने वाले, जिस पर ये असर डालने वाले हैं, तो लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। कि भाई हार्मोन जो है वो लक्ष्य ऊतकों पे एक विशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है, इससे जुड़कर ही अपना प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये आपके हो गया कि भाई पीयूष ग्रंथि किस प्रकार से नियंत्रित करती है, हाइपोथैलेमस किस प्रकार से नियंत्रित करती है। ठीक है, अब एक चीज़ और सुनिए कि भाई पूरी ग्रंथियों को नियंत्रित कौन करती है, हाइपोथैलेमस। तो इसे क्या कहा जाता, देखो पीयूष ग्रंथि नियंत्रित बाकी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, तो इसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और ये हाइपोथैलेमस पीयूष को भी कंट्रोल करती है, इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको, हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है और फिर अपने सूचनाओं किसको दे देती है, पीयूष को। बाकी ग्रंथियों को पीयूष कंट्रोल करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। समझ लीजिए जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, वो क्या करता है, टीचर को कंट्रोल करता है, और टीचर है वो बच्चों को कंट्रोल करते हैं। तो ये समझ लीजिए पीयूष ग्रंथि वो टीचर है, ठीक है, और जो बच्चे हैं ये वो दूसरी ग्रंथि है जिनको ये नियंत्रित कर रहे हैं। और टीचर को आदेश या सूचनाएं कौन देते हैं, प्रिंसिपल सर देते हैं। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। तो ये अभी अपने सभी बात कर ली कि भाई हाइपोथैलेमस क्या होता है, पीयूष ग्रंथि क्या होता है। अब देखिए अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उसमें अपन किन किन हार्मोन की बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए अपन हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, पीनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे, अग्नाशय पढ़ेंगे, अधिवृक्क पढ़ेंगे, थाइमस, वसन, अंडाशय, इन सभी ग्रंथियों की अपन बात करने वाले हैं। और एग्जाम के हिसाब से एक क्वेश्चन इन ग्रंथियों में से आना ही आना है। अभी तो जो पढ़ा था वो बेसिक जानकारी थी कि भाई कौन सी ग्रंथि से क्या स्त्राव होता है, अंत्यस्रावी क्या होता है, बहिस्रावी क्या होता है, अंत्यस्रावी तंत्र क्या होता है, अंत्यस्रावी तंत्र के अंदर कौन सी भाग होते हैं जिनके द्वारा अंत्यस्रावी तंत्र कार्य करता है। इस सब की अपन ने छोटी छोटी जानकारी ली। ठीक है, अब अपन जो पढ़ेंगे ना अब हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन मतलब ये ग्रंथियाँ जो कहाँ पाई जाती है, इनके द्वारा इनकी स्थिति क्या है, कहाँ मतलब शरीर में कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इनके द्वारा स्थापित हार्मोन के क्या नाम है। ठीक है, और ये जो हार्मोन स्थित होते हैं क्या कार्य करते हैं, इसकी वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी कमी हो जाएगी कौन से रोग हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा, जैसे गेंगा नाम सुन रखा है। बाकी कुछ चीज़ें नहीं है आपके लिए, कुछ पुरानी है,
तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं उसकी बात। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हार्मोन की बात करेंगे। थैंक यू।